क्लासेज नरसिंहपुर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजीत कुमार सिंह आपके समक्ष जैव प्रक्रम मनुष्य में पोषण, जिसके पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था विषम पोषी पोषण, स्वपोषी पोषण। आज उसी के पार्ट को लेकर के हम प्रस्तुत हैं। यहाँ सबसे पहले हम इसके बारे में समझते हैं कि पाचन होता क्या है। किसी भी भोज्य पदार्थ को जो जटिल अवस्था में होता है हम ग्रहण करते हैं, उसको सरल व घुलनशील अवस्था में जिसे हमारा शरीर ग्रहण कर सके, उस पूरी प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं या डाइजेशन कहते हैं। और वह सिस्टम जिसके माध्यम से यह पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है, उसको हम पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अब प्रश्न यह है कि इस पाचन तंत्र के माध्यम से जिस भोजन का पाचन होता है, उसमें कौन कौन से अन्य ग्रंथियां या एंजाइम हिस्सा लेते हैं, उसमें थोड़ा चर्चा करेंगे। इस पूरे भोजन को पाचन करने के लिए हमारे शरीर में पाचक एंजाइम, जिसको जैव उत्प्रेरक या उसको हम एंजाइम ही कह सकते हैं, एंजाइम या विकार कहते हैं। और ये एंजाइम या विकर कहाँ पर पैदा होते हैं? ये सभी पाचक एंजाइम या विकर उन पाचक ग्रंथियों में इनका श्रावण होता है जो हमारी आहार नाल से जुड़े होते हैं या कुछ आहार नाल का हिस्सा होते हैं। तो अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की सुविधा के लिए इसको दो पार्टों में डिवाइड किया जाता है। इस पाचन तंत्र को आहार नाल और उससे जुड़ी पाचक ग्रंथियाँ, दो भागों में इसको हम आसानी से पहले विभाजित करते हैं। उसके बाद जैसे भी आगे इसका वीडियो होगा, थोड़ा विस्तृत इसको हम लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक जो कि हमारी सरकार ने उपलब्ध कराई है, इसको बहुत प्रेस करके दिया हुआ है, तो थोड़ा इसको हम खोल करके पढ़ेंगे। इसमें एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल जिसको कहते हैं, जो 8 से 10 मीटर लंबी होती है, यह मुख से लेकर के यह इस गुदा द्वार तक इसकी जो पूरी लंबाई होती है वह 8 से 10 मीटर लंबी होती है। और उससे जुड़ी जो पाचक ग्रंथियां होती हैं, जिनको हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं, अभी मैंने उनका नाम नहीं लिखा है, यहाँ पर आप संकेत करके बताएंगे, फिर उसके बाद आगे हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप उसको अध्ययन करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आज हम इस आहार नाल से जुड़ी जो भी इसके अंग हैं, उन अंगों के बारे में हम बताते हैं। उससे पहले एक नज़र इस सरसरी नज़र इस डायग्राम के ऊपर देखते हैं। यह एक चित्र बनाया गया है मनुष्य की आहार नाल तथा उससे संबंधित पाचक ग्रंथियाँ। इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ दांत, जिह्वा, इसके पीछे वाले हिस्से में ये लार ग्रंथियाँ हैं। यह मुख या मुख गुहा, ग्रसनी, इस हिस्से को श्वास नली, ये जो हिस्सा है इसको ग्रास नली। उसके बाद ये डायफ्राम है, उसके नीचे ये अमाशय, उसके नीचे अग्नाशय, और इस अग्नाशय से नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर ये मध्यांतर और शेषांत लिखा गया है, जो एक ये आंत का हिस्सा है। उसके बगल में यहाँ से देखते हैं फिर ये अकृत है, उसके बीच में यहाँ पर एक पित्ताशय का चित्र है। ग्रहणी ये जुड़ा हुआ हिस्सा, जो ग्रहणी ये छोटी आंत का हिस्सा है। कोलन ये बड़ी आंत है। उसके बाद सीकन या उंडुक या बड़ी आंत, ये जो बड़ी आंत का हिस्सा है। उसके बाद यहाँ लिखा है कृमि रूप परिशेषिका, ये भी ये बड़ी आंत का हिस्सा है। यहाँ इस आंत का जो हिस्सा है मध्यांतर शेषांत, यहाँ पर ये मलाशय जो बड़ी आंत का हिस्सा है, और अंत में गुदा द्वार है। तो ये चित्रों का नामांकन किया गया। उसके बाद अब यहाँ पर हम लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल के जो प्रमुख हिस्से हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। इसमें पहला हम मुख एवं मुख गुहिका के बारे में हम चर्चा करते हैं कि वास्तव में मुख और मुख गुहिका क्या होता है। पिछले वीडियो में बताया गया कि कोई भी भोज्य पदार्थ उसको हम हाथों से मुख तक पहुंचाते हैं, जिसको हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। अब जैसे ही यह भोजन हमारे मुख या मुख गुहिका तक पहुंचता है, तो इसमें मुख क्या होता है? यह जो हमारा मुख होता है, दो चल होठों से घिरा होता है। यह होठ होते हैं, इन होठों से हमारा मुख ये घिरा होता है, और उसके अंदर के हिस्से को, जिसको हम मुख गुहिका बोलते हैं या उसको हम बक्कल कैविटी कहते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं इस पॉइंट के अंतर्गत। यह हमारा जो मुंह है, इस मुंह के अंदर दांत है, इसके अंदर जिह्वा है, और उसके तालू से जुड़ी हुई हमारी ये लार ग्रंथियाँ होती हैं। अब इन दांतों के बारे में थोड़ा चर्चा करें। हमारे मुख में 4 तरह के दांत पाए जाते हैं।
जिनको कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, जिनको इंग्लिश में इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर कहते हैं। बस उसके बारे में थोड़ा सा संकेत आपको करेंगे, जिसका फार्मूला होता है 21-23/21-23। अगर इसमें आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये 8 ऊपर हो गया, 8 नीचे, और इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये 16 हो जाएगा, और नीचे 16, यानी टोटल संख्या है 32 होती है। ऊपर के जबड़ों में 16 और नीचे के जबड़े में भी 16, ये क्रम से उनकी संख्या होती है, जिनको हम कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, जिसको इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर कहते हैं। इनका अलग अलग फंक्शन होता है। कृंतक उसको जो है दांत को काटने, भोजन को काटने का काम करते हैं, भोज्य पदार्थ को। उसके बाद वैसे ही रदनक है, अग्रचवर्णक है, जो उसको पीसने का काम करते हैं, चबाने का काम करते हैं। तो इनका बस संक्षिप्त में आप समझ लें कि हमारे मुख में इतने दांत होते हैं। उसके बाद जिह्वा, जिह्वा जो हमारा तालू है ऊपर और नीचे, तो उसके निचले हिस्से से हमारी जिह्वा जुड़ी होती है, पीछे वह मुख गुहिका के हिस्से से जुड़ी होती है, और आगे का हिस्सा उसका स्वतंत्र होता है। जिह्वा के बारे में थोड़ा समझ लें कि उसके भी 4 पार्ट होते हैं। आगे का हिस्सा जो मीठा के लिए होता है, पीछे का हिस्सा तीखा या कड़वा उसका स्वाद करता है, उसके बगल के जो हिस्से होते हैं वह खट्टे का अनुभव करते हैं, और अगले हिस्से से थोड़ा जो पीछे होता है वो नमकीन का टेस्ट करते हैं। तो ये हमारी जिह्वा होती है। यही जिह्वा जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो उस भोजन को जब चबाया जाता है तो उस भोजन को इधर उधर घुमाने के लिए वो काम करती है, जिसका बहुत बड़ा योगदान होता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है लार ग्रंथियाँ, जो हमारी तालू से जुड़ी होती हैं, वो अलग अलग नलिकाओं के द्वारा वो मुख गुहिका के अंदर वो आकर के खुलती हैं। और ये लार ग्रंथियाँ, जैसे ही हम कोई भी भोज्य पदार्थ अगर मुंह में ग्रहण करते हैं, या जैसे ही कोई हम वैसा पदार्थ देखते हैं, तो हमारे मुंह में लार आने लगता है, जिसको हम लाला रस या उसको हम लार बोलते हैं। आगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इन लार ग्रंथियों से वो लार स्रावित होता है। यह मुख और मुख गुहिका के अंदर मुख्य रूप से ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद अब यह इस मुख गुहिका का जो अंतिम हिस्सा होता है वह इस ग्रसनी में खुलता है। जो अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, जिसको ग्रसनी या इसको फायरिंग्स बोलते हैं। अब इसके अंतर्गत जैसे ही यहाँ पे चित्र आप देख रहे हैं, तो इस ग्रसनी यहाँ पर लिखा हुआ है श्वास नली। ये श्वास नली है, और बगल में निगल द्वार भी होता है, यानी घाटी द्वार और निगल द्वार दोनों होते हैं। जैसे ही हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो जब भोजन ग्रहण करते हैं तो निगल द्वार हमारा खुल जाता है, और सीधे वहाँ से भोजन यहाँ से ग्रसनी के होते हुए वो ग्रास नली में पहुँचता है। जब हम बात करते हैं, जब भोजन नहीं करते हैं, तो श्वास नली खुला रहता है, जिससे ऑक्सीजन हमारे मुंह में बराबर प्रवेश करती है। तो इसका ये फंक्शन होता है कि जैसे ही भोजन करेंगे तो एक ढक्कन के द्वारा वो बंद हो जाता है और दूसरा खुला रहता है। तो यहाँ जैसे ही भोजन मुख गुहिका में ग्रहण करने के बाद जब ये आगे बढ़ता है, तो इस ग्रसनी में जो निगल द्वार होता है वहाँ घाटी द्वार भी होता है। उसके बाद यहाँ से भोजन फिर आगे बढ़ता है, और बढ़ते हुए वो ग्रास नली में पहुँचता है। इस ग्रास नली में, जिसको हम ओएसोफेगस भी बोलते हैं, इस ग्रास नली को ओएसोफेगस या इसको हम ग्रसिका भी कहते हैं। यहाँ क्या होता है कि ये जो लंबी नली होती है, और इस लंबी नली के माध्यम से भोजन आसानी से पहुंचता है, तो इसमें कुछ श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसमें कोई पाचक ग्रंथियां नहीं होती हैं। यहाँ जैसे ही भोजन मुंह में जाता है तो लार ग्रंथियों से निकला हुआ लार निकलता है, और उस भोजन के अंदर जो मिल जाता है तो वह आसानी से फिसलता हुआ यह ग्रसनीय ग्रास नली के माध्यम से वो हमारे आमाशय में पहुँचता है। तो इसमें ग्रास नली के अंदर ध्यान रखना है, कोई भी इसमें पाचक ग्रंथि नहीं होती है, जिसके वजह से कोई एंजाइम निकले। बस यहाँ पर श्लेष्म का श्रावण होता है, जो इसको आसानी से आगे बढ़ाने में मदद करता है। अब उसके बाद इस ग्रसिका के बाद जो हमारा अगला पॉइंट होता है, जिसको हम आमाशय या स्टमक कहते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसको भी थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि आमाशय के बारे में क्या होता है। आमाशय एक ऐसी थैली होती है जिसमें भोजन लगभग 4 से 6 घंटे तक रुकता है, और यहाँ पर इस आमाशय के अंदर इसके 4 पार्ट होते हैं, जिसको थोड़ा सा इसको मैं मिटा करके आपको आगे बता रहा हूँ। जैसे ही भोजन इस ग्रास नली के द्वारा आमाशय में पहुँचता है, आमाशय के बारे में, आमाशय एक
जे आकार की एक बड़ी थैली नुमा रचना होती है। इसके 4 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक और शेषाग्र। इन 4 पार्टों में जो ग्रसनी का हिस्सा होता है वह इस कार्डियक हिस्से में आकर के खुलता है, जो अमाशय का ऊपरी हिस्सा होता है। इसके मध्य भाग को फंडिक बोलते हैं। उसके बाद जो इसका निचला होता है, जो क्यांत के अंदर खुलता है, उसको हम पाइलोरिक, और बचे हुए उसके अन्य हिस्सों को हम शेषाग्र बोलते हैं। यहाँ पर इस अमाशय के अंदर जब भोजन 4 से 6 घंटे तक रहता है तो उसमें क्रमाकुंचन गति होती रहती है, जिसकी वजह से भोजन एक लुगदी के रूप में बन जाता है। और इस अमाशय के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर लगभग 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिनसे जठर रस स्रावित होता है, जिसको गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं। उस जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और उसके अलावा पेप्सिन और लाइपेज एंजाइम होते हैं, जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। उसके अलावा जब यहाँ पर भोजन 4 से 6 घंटे तक रहता है और उसको जैसे मथनी की तरह से उसको इतना मथ दिया जाता है कि वो लुगदी के रूप में बन जाता है, जिसको हम इंग्लिश में काइम बोलते हैं। उसके बाद यहाँ जब भोजन का पाचन होता है, पाचन वाले हिस्से में पढ़ेंगे, तो यहाँ से भोजन फिर आगे बढ़ता है। और जैसे ही भोजन जब यहाँ से आगे बढ़ता है तो यहाँ दिखाया गया है ग्रहणी या छोटी आंत। वह क्या होता है, यह छोटी आंत में पहुँचता है। छोटी आंत, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, जो 6 से 7 मीटर लंबी नली होती है। इसके भी 3 पार्ट हैं, यहाँ पे दिखाया गया है। ग्रहणी, जिसको डियोडेनम बोलते हैं, दूसरा है मध्यांत्र, जिसको जेजनम कहेंगे, शेषांत्र, जिसको हम इलियम कहते हैं। यहाँ लिखा गया है ग्रहणी, आप देख रहे हैं, ये छोटी आंत का हिस्सा है डियोडिनम। उसके सेकेंड पार्ट को दिखाया गया है, जो मध्यांत्र और शेषांत्र की एक जगह लिखा गया है इसके बीच में। तो यहाँ पर यह है कि इसके अंदर यह जो छोटी आंत होती है, यह भोजन के पाचन और अवशोषण, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का सबसे प्रमुख केंद्र होता है यह आंत। क्योंकि इसके अंतर्गत जो रसांकुर होते हैं, इसके अंतिम वाले हिस्से में जो शेषांत्र इलियम है, इसके अंतर्गत ये विलाई पाए जाते हैं। यह क्या करते हैं कि जब भोजन पच जाता है, पचने के बाद जब उसको अवशोषण करने की जो क्रिया होती है वह यहीं पर संपन्न होती है। और शुरुआती दौर में ही जैसे ही भोजन यहाँ ग्रहणी में पहुँचता है, तो यहाँ आगे आपको बताया जाएगा। यहाँ पे जो यकृत देख रहे हैं, पित्ताशय देख रहे हैं, ग्रंथि वाले हिस्से में अभी आपको हम बताएंगे। यहाँ से जो रस स्रावित होते हैं, इसमें आके मिलते हैं, तो लगभग इसके हिस्से में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल और वसा, इन 4 चीज़ों का यहाँ पर शुरुआती दौर में ही पाचन हो जाता है। और उसके बाद जो बचे हुए हिस्से होते हैं, उसका पाचन इस शेषांत्र वाले हिस्से में होता है, और वहीं से भोजन का अवशोषण विलाई के द्वारा हो जाता है, रसांकुरों के द्वारा हो जाता है। उसके बाद फिर अगले हिस्से में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसका जो हिस्सा है, छोटी आंत का हिस्सा जो है, वह शेषांत्र, यहाँ पे चित्र के माध्यम से और कुंडलित इसको बना सकते हैं। ये दिखाया गया है कि यहाँ पर आकर के ये बड़ी आंत के सीकम, उंडुक यहाँ पर खुलता है। और यहाँ पर ये बताया गया है कि बड़ी आंत के भी 3 पार्ट हैं। पहला इसका है सीकम, दूसरा है कोलन और तीसरा है मलाशय। चित्र में भी इसके लिए लिख दिया गया है, ये सीकम है, सीकम या उंडुक, ब्रैकेट में बड़ी आंत। इसके दूसरे हिस्से को दिखाया गया है कोलन, बड़ी आंत, यहाँ लिखे गए हैं। और इसका जो थर्ड वाला पार्ट है, यहाँ भी दिखाया गया है मलाशय, बड़ी आंत। मुख्य रूप से इसके 3 पार्ट होते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और आप देख लें, यहाँ लिखा गया है कृमि रूप परिशेषिका, जो बड़ी आंत का हिस्सा होता है। यहाँ भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, जिसको हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। यह एक अवशेषी अंग के रूप में यह लटका रहता है। जब भी हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं और अंत में कुछ ऐसे अपच पदार्थ होते हैं जो उस शरीर के उस हिस्से में चले जाते हैं, बाद में यह तकलीफ का कारण होता है, तो डॉक्टर इसको ऑपरेट करके बाहर निकालते हैं, जो अपेंडिसाइटिस बीमारी के रूप में होता है, जिसका हमारे शरीर में कोई रोल नहीं होता है। तो अभी ये टॉपिक हमारा नहीं है। उसके बाद यहाँ पर इसकी अंतिम हिस्से से ये मलाशय के द्वारा इसके अंतिम हिस्सा जो होता है, जिसको हम गुदाद्वार बोलते हैं, जो हमारा अपच पदार्थ होता है, जो हमारे शरीर में पचता नहीं है, वो यहाँ से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये तो एक हिस्सा हो गया एलिमेंट्री कैनाल का। अब इसके दूसरे पहलू को देखते हैं कि इससे जुड़ी हुई पाचक ग्रंथियाँ मुख्य रूप से कौन कौन से हैं, जिनके माध्यम से हमारा भोजन पचता है। दूसरे पार्ट को देखेंगे। जैसा कि शुरू में आपको मैं बताया था कि यह पाचन तंत्र हमारा आहार नाल और पाचक ग्रंथियों से मिलकर के बना है। आहार नाल के बारे में हमने चर्चा किया।
उसके बाद जो इसका सेकंड पहलू है पाचक ग्रंथियाँ, जिसको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे। और उससे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी दीजिए। यहाँ पहली ग्रंथि जिसको हम लार ग्रंथियाँ, लाला ग्रंथि या इसको हम सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं, जिसका जिक्र यहाँ पे दिया गया है, चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ पे ग्रंथि होती है। ये ग्रंथि 3 जोड़ी होती हैं और प्रत्येक व्यक्ति में लगभग 24 घंटे के अंदर 1.5 लीटर ये लार का यानी सलाइवा का ये श्रावण करती हैं, जिसको लाला रस भी कहते हैं, ये कन्फ्यूज नहीं होना है। और इसमें टाइलिन, ये 3 जोड़ी ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे टाइलिन एंजाइम भी निकलता है। और उसके बाद उस रस में अल्फ़ा एमाइलेज एंजाइम भी होता है, जो कि बोर्ड के एग्जाम में 2 तरीके से देता है, तो ये कन्फ्यूज नहीं होंगे आप। टाइलिन और एमाइलेज वही चीज़ें हैं जो कि उसमें आपको बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही बताया गया कि इस ग्रंथि से मिल जाता है तो भोजन आगे बढ़ता है। उसके बाद दूसरी ग्रंथि है जिसको आमाशय या जठर ग्रंथियाँ कहते हैं। इसके अंदर मैंने बताया कि लगभग प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 3 से 3.5 करोड़ तक ग्रंथियाँ छोटी छोटी इसके अंतर्गत ये पाई जाती हैं। अब यहाँ इसमें इस आमाशय के अंदर उन ग्रंथियों से गैस्ट्रिक जूस, जठर रस निकलता है और उस जठर रस में पेप्सिन और रेनिन ये 2 एंजाइम होते हैं। उसमें श्लेष्म भी होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन भी होता है। उसके अलावा ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी श्रावण होता है और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो स्रावित होता है यह भोजन को अम्लीय बनाता है। जब भोजन को अम्लीय बनाता है तो उसमें किसी भी तरह के जो बैक्टीरिया हमारे भोजन के साथ प्रवेश करते हैं वहाँ पे उस भोजन को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। वह कभी कभी होता है कि हमें एसिडिटी होती है तो उस अम्ल की वजह से ही होती है। और उसके बाद जो दूसरी ग्रंथि है, इसके बाद आमाशय के बाद जो 3rd नंबर पे है हमारा यकृत। यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं, ये यकृत को दिखाया गया है और इसके मध्य में पित्ताशय का चित्र बना है। और यह मानव शरीर की यह सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका वजन 1500 ग्राम यानी 1.5 kg इसका वजन होता है। और यह जो चित्र दिया गया है डायफ्राम, उसके नीचे यह ग्रंथि होती है। इसके अंदर ये जो पित्ताशय है, यकृत होता है, इस यकृत का बहुत बड़ा रोल है। इस यकृत के अंदर ही पित्त का निर्माण होता है और ये पित्त का निर्माण होता है और यह पित्ताशय में यह संचित होता है और जिसके माध्यम से इस पित्त जो है यहाँ से इस पित्त नली के माध्यम से वापस आकर के यहाँ ग्रहणी जो लिखा गया इसमें आकर के मिल जाता है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। और उसके बाद जैसे ही नीचे आप बढ़ रहे हैं यहाँ पे ग्रहणी, इसके बगल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पत्ती की तरह से रचना बनाई गई है जिसको हम अग्नाशय बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम पैंक्रियाज बोलते हैं। यह हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और यह ग्रंथि यह छोटे छोटे पिंडकों के रूप में होती है। अगर पिंडक की बात करेंगे तो इस तरीके से पिंडक होते हैं और यह पूरे पिंडकों के रूप में यह हमारी ग्रंथि होती है। और इस पिंडकों के मध्य में एक ऐसा हिस्सा होता है, उस वैज्ञानिक ने जिसने खोज किया था जिसका नाम लैंगरहैंस था, तो उसके नाम पर इसको हम लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहते हैं। और उसके अंतर्गत यह इसकी वजन की बात करेंगे तो इस अग्नाशय का जो वजन होता है वह 60 से 90 ग्राम इसका वजन होता है। और इसमें बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी, एक बाहर से जो स्रावित होता है उससे जो है क्षारीय अम्ल, वो क्षारीय अम्ल होता है। यहाँ भोजन अम्लीय होता है और यहाँ पर ये क्षारीय श्रावण होता है। उसके अलावा इसके अंतःस्रावी से जो हार्मोन निकलता है, जैसा मैंने बताया कि जो पिंडक होते हैं उन पिंडकों के मध्य में जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं, उनसे जो हार्मोन स्रावित होता है उसमें 2 तरह के हार्मोन स्रावित होते हैं। एक का नाम है इंसुलिन और दूसरे का नाम होता है ग्लूकेगान, जिसमें बीटा कोशिकाएं होती हैं। उन बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का श्रावण होता है और अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगान का श्रावण होता है। और इंसुलिन चूँकि आज हर बच्चा उसके बारे में जानता है, जब कभी भी हमारे शरीर में ब्लड का शुगर ज़्यादा होता है तो उसके लिए इंजेक्शन हार्मोन लगाया जाता है। लोग कहते हैं कि इनको डायबिटीज़ की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, तो उसी वह इंसुलिन जब ढंग से हमारे शरीर में स्रावित नहीं होता है या काम नहीं करता है तो इसके लिए उस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो अलग विषय है, बस इतना ध्यान में रखें कि इसी अग्नाशय से
इसी अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से जो स्रावित होता है हार्मोन उसको हम इंसुलिन बोलते हैं, और दूसरे जो अल्फा कोशिकाओं से स्रावित होता है उसको हम ग्लूकेगान कहते हैं। उसके अलावा अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, इसमें 3 यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, यहाँ इसमें से 3 एंजाइम भी होते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। ये तीसरी ग्रंथि हुई। उसके बाद चौथी ग्रंथि सारी। उसके बाद जो लास्ट ग्रंथि होती है जिसको ऊपर मैं शॉर्ट में लिखा हूँ आंतरिक ग्रंथियाँ, या जिसको हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहते हैं। इन ग्रंथियों के अंदर जो आंत रस होते हैं उनसे भी रस स्रावित होता है, जिसमें श्लेष्म और पाचक एंजाइम होते हैं, क्योंकि यह अंतिम हिस्सा है हमारी आहार नाल का, जहाँ से भोजन का पूर्ण रूप से पचे हुए सारी जो शेष भोजन है उसका पाचन होता है और वहीं से भोजन का अवशोषण होता है। और इन श्लेष्म ग्रंथियों से जो श्लेष्म निकलता है, जिसकी वजह से जो अपच पदार्थ होता है जिसको हम मल कहते हैं, वह उस श्लेष्म के माध्यम से वह आसानी से हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने इसके सिर्फ तंत्र के बारे में पढ़ा है। अभी इसके हम जो सिस्टम में जो भोजन की जो क्रिया पचती कैसे है उसको हम अगले वीडियो में लेकर उपस्थित होंगे। तब तक धन्यवाद।